नए कॉन्सेप्ट का नाम लिखो, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट की गहराई की बातें करेंगे। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो लिखो एग्जाम्पल, A, B, C आर 3:2:1 पार्टनर्स, फुल स्टॉप। C died on 30th June 2024, full stop. After all necessary adjustments, comma, his capital account showed a balance of 70,600, full stop. C's executor was paid rupee 10,600 immediately, and the balance is to be paid in 3 equal annual installments together with interest at the rate 10% per annum, full stop. Books are closed every year on 31st March. Books are closed every year on 31st March. ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है जिससे हमें अपनी बातों को समझना है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो मैं कहानी हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ जब तक। तो इसमें हमने ये लिखा है कि 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C, जिसमें C पार्टनर मर गया है 30 जून को 2024 को। उसके बाद आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 70,600। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 70,600 का। तो मतलब ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे मत लिखना, बस सुन लो कि सर क्या समझा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में सब कुछ करने के बाद का मतलब है कि आपने सारी पोस्टिंग कर दी होंगी जो भी करनी है ना। वो सब पोस्टिंग करने के बाद जो बैलेंस बचता है, आपने पढ़ा था ना, जो बैलेंस बचता है उसको क्या लिखते हैं हम, बैलेंस को बताओ। 2 क्या सिखाया था, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो वो ये कह रहा है कि वो बैलेंस कितना बच रहा है, 70,600। तो इसका मतलब आप इसको एक थोड़ा सा ऐसी स्टोरी समझ लो कि सी पार्टनर मर गया और उसका बेटा मतलब सी का एग्जीक्यूटर कितने रुपए मांग रहा है, 70,600। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ो। 10,600 हमने सी के बेटे को इमीडिएटली दे दिया, ये लिखा है सीज एग्जीक्यूटर वॉज पेड 10,600 इमीडिएटली। तो आपने उसके बेटे को 10,600 इमीडिएटली दे दिया। एंड द बैलेंस, और जो पैसा बच गया उसके लिए आप कह रहे हो कि बेटा हम तुम्हें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देंगे और साथ ही साथ कितना इंटरेस्ट देंगे, 10% पर एनम का। ठीक है, तो पहले मुझे कैलकुलेशन पार्ट करवाना है, बाद में मैं अकाउंट प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो हम जो डायग्राम बनाएंगे वो आप भी बना लो तो अच्छा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और कैलकुलेशन हम पहले कर रहे हैं ताकि बाद में ना आप मेरे बाल नोचो और ना मैं आपके बाल नोचूँ। ठीक है, चलो तो एक सुंदर सुशील डायग्राम बनाओ मेरे साथ साथ। 1 अप्रैल 2024 से शुरू करो और इसको एंड करो 31 मार्च 2025। अगला फाइनेंशियल ईयर एंड करो 31 मार्च 2026। अगला फाइनेंशियल ईयर एंड करो 31 मार्च 2027 और उसके आगे बस थोड़ा से आगे लाइन। ठीक है, तो पहले इतना डायग्राम बनाओ, मेरे साथ साथ ही बनाते रहना। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं, ये अकाउंटिंग ईयर्स हैं। ठीक है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, मैं लिख देता हूँ 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, ईयर का एंड होता है। ठीक है, चलो अब सी कब मरा, पढ़ो डेट, पूरी डेट पढ़ना। ठीक है, 30 जून 2024। तो लाल कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए, 30 जून 2024 को। ठीक है, सी मर गया, सी डाइज। अब सी के मरने पर सी के बेटे को कितने रुपए देने हैं आपको, कहानी याद करो, 70,600। यही था ना बैलेंस उसका। वो तो मैं आगे बताने वाला था, आपने तो स्टोरी आगे बता दी, मैं तो स्टोरी आगे बताने वाला था। अब उसमें से आपने सी के बेटे को कितने रुपए इमीडिएटली पे भी कर दिए, 10,600। तो अब मैं जो लिखूंगा फिर आप मुझे बताना कि आप उससे सहमत हो कि नहीं। तो क्या मैं ये लिख दूं कि अब सी के बेटे का जो बैलेंस बच रहा है, यानी कि जिसको आप लोन कह सकते हो, लोन, वो 60,000 बच रहा है। तो पहले इस बात पे सब बच्चे हाँ करो, मतलब हाँ का मतलब सब बच्चे एग्री भाई। 70,600 रुपये था सी के मरने के बाद उसका बैलेंस, जिसमें से आपने 10,600 उसको इमीडिएटली पे कर दिया। तो क्या मैं ये मान लूँ कि अब कितने रुपये बच गया बैलेंस, 60,000, मतलब लोन बच गया, लोन। तो यहाँ तक क्लियर है, पहले यहाँ तक कोई भी डाउट तो नहीं। ठीक है, अब हम सी के बेटे को कह रहे हैं
कि हम आपको ये पैसा 3 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, बराबर बराबर, ठीक है। तो पहले तो आप 60,000 की 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाओ। एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है 1 साल बाद, 30 जून 2025, 1 साल बाद, फिर उसके और 1 साल बाद दूसरी किश्त 30 जून 2026, ये होगी दूसरी किश्त, और उसके 3 साल बाद क्या डेट होगी, 30 जून 2027। तो आप 3 किश्तों में उसको पैसे दोगे और 60,000 को 3 बराबर किश्तों में बांटो, मतलब प्रिंसिपल करो कितना कितना हो गया, 20,000 20,000 20,000, 20,000 ईच। चलो, तो पहले इतना डायग्राम आप बना भी सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो तो मत बनाओ, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे ये बता दो कि जो मैंने समझाया आप यहाँ तक बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं, सबको यहाँ तक समझ आया, या यहाँ तक आपके मन में कोई है विवाद? तो 60,000 बैलेंस को क्वेश्चन ने कहा था 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है। चलो, अब बड़े ध्यान से फोकस करना। अब क्वेश्चन ने लेकिन ये भी कहा है कि कितना इंटरेस्ट भी दोगे आप साथ में, 10% पर एनम। तो अब मेरा मेन पर्पज़ ये है कि अब इंटरेस्ट कितना लगेगा वो हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 10%, ये बताओ। पक्का श्योर? 6,000 रुपये, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो मैं लिख रहा हूँ आपकी सबकी सहमति से, वेरी गुड। चलो, तो सबको क्लियर है भाई, 6,000, ठीक है। फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, पक्का श्योर? कोई भी बच्चा डाउट में तो नहीं है? ठीक है, तो आपके सबकी सहमति से लिख रहा हूँ 4,000। और तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,000, ठीक है। चलो, तो मेरा जो सबसे मेन पहला फोकस तो ये था कि सबको ये पता होना चाहिए कि पहले साल इंटरेस्ट 60,000 पर लगेगा 10%, तो 6,000। दूसरे साल इंटरेस्ट 40,000 पर लगेगा तो 4,000, और तीसरे साल इंटरेस्ट 20,000 पर लगेगा तो 2,000। तो आई होप भाइयों बहनों कि मेरी तरफ से सबके पास बिल्कुल सही चीज़ पहुंच गई है और सब बच्चे समझ गए, बिल्कुल ओके। तो किसी को भी दिक्कत तो नहीं है, देख लो भाइयों बहनों, ठीक है। चलो, तो ये भी आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल सही फिगर आपने बताई। चलो, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ पे सबको बिल्कुल अब फोकस करना है। मैं यहाँ पर चित्र में हरा कलर बनाऊंगा, आपको हरे कलर पर फोकस करते रहना, बिल्कुल चील की तरह अपनी नज़रें गाड़ लो हरे कलर पर, ठीक है। 30 जून के मरने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हम 31 मार्च वाले दिन तक जब पहुँच जाएंगे, यानी कि 9 महीने ख़त्म हो गए, 9 महीने फिनिश हो गए, और 9 महीने फिनिश होने के बाद अब हमें अपनी बुक्स क्या करनी है, क्लोज़ करनी है ना। ईयर का एंड हो गया है, क्लोज़ करनी है। तो आपको अपनी बुक्स को क्लोज करने के लिए अपनी बुक्स में सिर्फ 9 महीने का, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुक्स क्लोज हो गई हैं। तो आपको इंटरेस्ट 9 मंथ्स का सिर्फ बुक्स में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं, जो आएगा 4,500। 9 मंथ्स का कितना आएगा, सिर्फ 4,500। और जब आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, ब्लू कलर पर फोकस करना, तो अप्रैल, मई और 30 जून तक आपके सिर्फ 3 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, सिर्फ 3 मंथ्स। तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ अलग से शो करना पड़ेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ब्लू वाला जो एरिया है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, और 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा 1,500। तो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल सही था प्यारे बच्चों, आपने कितना इंटरेस्ट बताया था, 6,000, लेकिन उसको अकाउंटिंग करते समय हमें अलग अलग शो करना पड़ेगा। 9 महीने का इंटरेस्ट हरे कलर में जो आप देख रहे हो वो पहले फाइनेंशियल ईयर में है, और ब्लू कलर का जो इंटरेस्ट 3 महीने का है वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में। तो आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई, ओके भाई सब बच्चे, ठीक है। तो सब मैं सबकी तरफ से हाँ समझूंगी भाई, सबको समझ आ गया। तो इंटरेस्ट की फिगर आपकी सही है, लेकिन हम इंटरेस्ट एक साथ नहीं दिखा सकते। तो अकाउंटिंग करते समय हम कैसे दिखाएंगे इंटरेस्ट, बोल दो अपने मुँह से भी एक बार। 9 मंथ्स का पहले साल और 3 मंथ्स का दूसरे साल, मतलब इस तरह से हमको करना पड़ेगा। सेम अब अगले साल के लिए भी कर लेता हूँ आपके साथ। अगले साल भी 9 महीने का इंटरेस्ट वो आपको दिखाना पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, वो कितना आएगा, सिर्फ 3,000 हरे कलर का। और 3 महीने का इंटरेस्ट आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाना पड़ेगा, वो कितना आएगा, 1,000। और दोनों को मिलाकर आपने सही फिगर बताई थी, इंटरेस्ट कितना है, 4,000। लेकिन आप 4,000 एक साथ नहीं शो कर सकते इंटरेस्ट, आपको 9 महीने का इंटरेस्ट पहले फाइनेंशियल ईयर में शो करना पड़ेगा, और 3 महीने का इंटरेस्ट दूसरे फाइनेंशियल ईयर में शो करना पड़ेगा। तो समझ आ गया, ठीक है। एंड सेम लास्ट भी कर देता हूँ बाइफरकेट आपके लिए अगेन। तो पहले हरे कलर में 9 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा, निकालो, 1,500। और नीले कलर में 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा, 500। टोटल आपका सही था, टोटल कितना है, लेकिन आप 2,000 एक साथ नहीं दिखा सकते। 1,500 आपको पहले फाइनेंशियल ईयर में दिखाना पड़ेगा, और 500 आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाना पड़ेगा। तो सबको समझ आ गया खेल, कैलकुलेशन पहले सबको बोलो ना, हाँ या ना, क्लियर है जी। चलो, तो अब करें अकाउंटिंग करें, ठीक है। तो मैं अकाउंटिंग पर जा रहा हूँ। बाकी अगर इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस खुद से भी करनी होगी तो आप इस एग्जाम्पल को घर जाके एक बार दोबारा बिना देखे करना, ताकि आपको खुद कैलकुलेशन करनी आ जाए। चलो, अब एक सुंदर सा सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे हम, बहुत बड़ा पूरे पेज पर। तो बनाओ मेरे साथ। चलो, तो एक बहुत ही सुंदर ढांचा बनाना है, बहुत बड़ा पूरे पेज पर। डेट, पर्टिकुलर्स और रुपी, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, रुपी।
चलो, तो कैलकुलेशन मैंने इसलिए पहले कर ली ताकि अब हमारा टाइम वेस्ट कैलकुलेशन में ना हो। अब हमें सिर्फ अकाउंटिंग करनी है। और अकाउंटिंग आपको वैसे अगर याद हो, रिटायरमेंट के अंदर आपको पार्टनर लोन अकाउंट बनवाया था ना, और बिल्कुल आई थिंक नहीं, बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। तो इसीलिए मतलब कोई टेंशन वैसे नहीं है। चलो, तो तब तक जिसने बना लिया वो बच्चा बताए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखें? बिल्कुल सही है ना, वो तो हमने लिखा था। तो आप डेट लिख लो 30 जून 2024, जिस दिन सी मरा। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट 70,600। तो सबसे पहले 70,600 सी के खाते से ट्रांसफ़र होकर आ गया। ठीक है, अब आपको खुद दिमाग लगाना है। अब आपने इसको, इस आदमी को, ये आदमी है, ये सी का बेटा है, ऐसे मन में सोच लो। ठीक है, सी का बेटा। आपने सी के बेटे को इमीडिएटली 10,600 पे कर दिए। तो जब आप पे करोगे तो क्या होगी एंट्री? ठीक है, तो हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने उसको इमीडिएटली 10,600 पे कर दिया। तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, उसके बाद अब वापस से क्रेडिट साइड पर 31 मार्च 2025। अब ईयर का एंड आ गया। तो अब आपको ईयर के एंड पर क्या लिखवाया था? बाय इंटरेस्ट। और आप सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट दिखाओगे? 9 महीने का। हरा कलर दिखा देता हूँ, ये रहा। देखो, पहले साल का डायग्राम देख लेना, पहले साल का। ठीक है, अपने अपने डायग्राम पे देख लेना। तो आपको सिर्फ पहले साल में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दिखाना है। हरे कलर में देखो लिख रखा है हमने। फिगर आप बोलो कितना है? 9 महीने का। और कितना इंटरेस्ट वैल्यू? 4,500। ठीक है, तो आपको सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट ही दिखाना है, 4,500। और फिर ये ईयर एंड हो जाएगा, तो आपको क्लोज करना है। तो पहला साल एंड हो गया। ठीक है, पहला साल क्लोज। टोटल आप कर लो 75,100। और बैलेंस कितना बच गया? 64,500। तो इसका मतलब आपने एक साल की अकाउंटिंग कर ली। टू बैलेंस सी डी। ये पहले साल तो पे हुआ ही नहीं, चेक करो डेट। इसीलिए मैं तो पूरा डायग्राम इतना सुंदर बनाता हूँ कि मतलब कहीं कोई स्कोप ही ना बचे। पहले साल का डायग्राम देखो, क्या हमारी इंस्टॉलमेंट अभी हुई है पहले साल? मैं भी दिखा देता हूँ डायग्राम। देखो, पहली किस्त कब है? 1 बना रहा हूँ। देखो, पहली किस्त कब पे करी? 30 जून 2025, है ना। तो पहले फाइनेंशियल ईयर के डायग्राम में आप ध्यान से देखो, अभी तो इंस्टॉलमेंट का दिन ही नहीं आया, समझे? अब आएगा, अगले साल आएगा। सेकंड ईयर के डायग्राम में आप देखो, अब किस्त देने का समय आएगा, लेकिन उसमें भी अभी धीरे धीरे आएगा। तो सेकंड ईयर शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो आप बैलेंस लिख लो, बाय बैलेंस BD 64,500। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना? मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अब सबसे पहले 30 जून, सबसे पहले आपको कितने महीने का इंटरेस्ट लिखना है? 3 महीने का, है ना, वो ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर वाला। तो बताओ कितना है वो 3 महीने का इंटरेस्ट? 1,500, है ना। देख लो भाई डायग्राम पे। अब आप अपने में देख सकते हो या मेरे वाले से देखो। ब्लू कलर वाला इंटरेस्ट देखो, 3 महीने का कितना है? 1,500। ओके, अब आएगा सर वो 30 जून को। अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब आ गया वो दिन इंस्टॉलमेंट पे करने का, पहली इंस्टॉलमेंट पे करने का। तो 30 जून 2025। अब आप लिख सकते हो टू बैंक अकाउंट। तो ये बेसिकली आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, फर्स्ट। और कितने रुपए हैं ब्रैकेट में बताओ? 26,000। वेरी गुड। 20,000 तो प्रिंसिपल था और 6,000 आपने इंटरेस्ट बताया था। बिल्कुल सही, 10%, है ना। तो 20,000 प्रिंसिपल और 6,000 आपने इंटरेस्ट बताया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप 31 मार्च 2026, अब ईयर के एंड पर पहुंच गए। अब आपको फिर से लिखना है बाय इंटरेस्ट। कितने महीने का? 9 महीने का। तो अब सेकंड ईयर में देखो अपने डायग्राम पर, सेकंड ईयर में 9 महीने का इंटरेस्ट कितना था? कितना था? लिखा आपने या नहीं लिखा? 3,000। चलो मेरे में से देख लो, सेकंड ईयर में ग्रीन कलर में देखो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना है? 3,000। ठीक है, फिर आप ईयर एंड कर दोगे। अब आपका सेकंड ईयर एंड हो जाएगा। तो अब आप इसको क्लोज कर दो और बैलेंस निकालते हैं। पहले टोटल बताओ। 69,000 और बैलेंस 43,000। ठीक है, तो 31 मार्च 2026 टू बैलेंस CD 43,000। अब ये बन जाएगा आपके थर्ड ईयर का। तो अपने डायग्राम पे अब थर्ड ईयर के हिसाब से करना। अब आप थर्ड ईयर में जा चुके हो अपने डायग्राम पर। तो बाय बैलेंस BD 43,000। ठीक है, थर्ड ईयर में जा चुके हो आप। तो अब आप ही बताओ अगला क्या लिखूँ डेट? 30 जून 2026। वेरी गुड। बाय इंटरेस्ट। तो पहले तो 3 महीने का इंटरेस्ट बताओ कितना निकाला था आपने? 1,000। बिल्कुल सही। और 30 जून को आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो टू बैंक अकाउंट, ये आप दूसरी किस्त भी पे कर रहे हो। 20,000 प्रिंसिपल था और 4,000 इंटरेस्ट, 24,000। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप ही बताओ? 31 मार्च 2027। फिर आपको लिखना है
बाय इंटरेस्ट कितने महीने का? सिर्फ 9 मंथ्स का। तो थर्ड ईयर में देखो हरा कलर 1500, वेरी गुड। फिर इसको क्लोज कर दो तो थर्ड ईयर आपका क्लोज हो गया। टोटल आ गया 45,500 और बैलेंस कितना बच गया? 21,500, ठीक है। तो 31 मार्च 2027, तो 3 साल आपके ख़त्म हो गए। बस अब चौथा और आखिरी वर्ष शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2027 बाय बैलेंस BD 21,500। फिर 30 जून को क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3 महीने का। आप देखो अपने डायग्राम पे कितना था? 500 है ना। चौथे साल में देखो अपने डायग्राम पे 500। और 30 जून को आपको अपनी तीसरी और आखिरी किस्त भी पे करनी है टू बैंक अकाउंट। तो ये आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हो गई। कितने रुपए की? 20,000 प्लस 2,000, 22,000 बस। तो जब आपने थर्ड और आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो फिर आपका क्या आ जाएगा? क्लोज, खाता बंद, लाइबिलिटी खत्म हो गई है ना। तो बैलेंस जो है आप देखोगे तो नील बच गया। तो जैसे रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनता था बिल्कुल उसी तरह एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनता है आपका डेथ के अंदर। ठीक है जी, तो बना लो बस ये है। चलो इसके बाद नए पेज पर डालना एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है वो भी। उसका नाम है सेक्शन 37, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है। इसका एक ही क्वेश्चन है बुक के अंदर भी, एग्जाम में भी यही एक क्वेश्चन आता है बार बार, सेक्शन 37। ठीक है, तो लिखो पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर करवाऊंगा क्वेश्चन। एज पर सेक्शन 37, कॉमा, इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ outgoing partner still remains to be paid, then क्या आगे डैश डाल लेना और still remains to be paid को आप ब्लॉक कर लेना। then ए में लिखना है he will be entitled to interest or share of profits as mutually agreed in agreement, as mutually agreed in agreement। ठीक है। और B, if there is no agreement, then executor has a choice to get either of the following, क्या आगे डैश डाल के लिखना? ऑप्शन 1 में लिखो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। और ऑप्शन 2 में लिखना शेयर ऑफ प्रॉफिट के नीचे लिखना इज इक्वल टू, वो निकालते कैसे हैं? आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट्स। आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये आप लिख लो। बाकी एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या है कहानी। बाकी मोटा मोटा कंटेक्स्ट बता देता हूँ क्या होता है। मोटा मोटा कंटेक्स्ट ये है कि भाई मान लो सी पार्टनर मर गया और उसके बेटे को आप पैसा देर से पे कर रहे हो। आप उसके बेटे को कह रहे हो बेटा कल आना, परसों आना, तरसों आना, आप उसका पैसा नहीं दे रहे, तो फिर कानून उसकी रक्षा करेगा। क्योंकि हो सकता है ना आप निर्दयी हो, आप सी के बेटे के साथ एक्सप्लॉयटेशन करें, आप उसको बोलें कि तुम्हारे पापा तो मर गए, अब तुम्हारे पैसे हम 5 साल बाद देंगे, है ना। तो इसीलिए कानून में सी के बेटे को रक्षा दी गई है सेक्शन 37 के तहत। तो पढ़ लो पहले इंग्लिश कि इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड। अगर आप किसी भी आउटगोइंग पार्टनर का पूरा या थोड़ा पैसा अभी नहीं पे करते हो देन क्या होगा, पढ़ लो। अगर एग्रीमेंट बना रखा है आपने और एग्रीमेंट में लिख रखा है कि भाई फिर हम इंटरेस्ट देंगे, तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या हो सकता है आप लिख सकते हो कि हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट में तो जो लिखा है फिर वो देना पड़ेगा। तो एक केस तो एग्जाम में कभी आता नहीं है, तो ये तो बेकार ही हो गया। लेकिन 99.99% चांस है कि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो क्या होगा? इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट, तो सी के बेटे के पास 2 ऑप्शन होंगे। वो ऑप्शन पढ़ लो कि सी का बेटा क्या मांग सकता है। दोनों में से कोई एक ही लेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है सी का बेटा या तो इंटरेस्ट मांग सकता है 6% पर एनम के हिसाब से, और अगर उसको ये पसंद नहीं आया तो फिर वो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मांग सकता है। तो ये मैं आपको एग्जांपल में सिखाऊंगा कि ये कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये तो एक स्टोरी थी। बाकी इस स्टोरी को हम पहले एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल से करते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन भी आपको एक करवाऊंगा इसका, है ना, जो एग्जाम में आया था। तो आप पहले एग्जांपल लिख लो एक छोटा सा। A, B, C are 4:3:2 partners. Full stop. C died on 1 जुलाई 2024
on which date their capitals were rupee 75,000, rupee 65,000 and rupee 45,000, full stop. Amount is unpaid to C for 6 months. Amount is unpaid to C for 6 months. इस बात को आप हाईलाइट कर लो ताकि आपको अलग से पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस ही सेक्शन 37 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किसी को 6 महीने तक सी के बेटे को पैसे नहीं दिए गए, तो अमाउंट इज अनपेड टू सी फॉर 6 मंथ्स। और ब्रैकेट में लिख लो, ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपी 50,000, फुल स्टॉप। कैलकुलेट अमाउंट पेबल एज पर सेक्शन 37। ठीक, तो ये एग्जाम का आपका 3 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा की वेटेज नहीं है, लेकिन 3 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। जिन्हें सॉल्व करना आता है वो फटाफट से 2 मिनट में कर लेंगे। कैलकुलेट अमाउंट पेबल एज पर सेक्शन 37। ठीक है, तो मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ जब तक आप समझने की कोशिश करो। तो भाइयों बहनों, 3 पार्टनर्स हैं ABC, और मृत्यु किसकी हो गई? सी की मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु? 1 जुलाई को सी की मृत्यु हो गई। अब सी का बेटा कितने रुपए मांग रहा है बताओ? वेरी गुड। सी का बेटा कह रहा है अंकल 45,000 दे दो, लेकिन उन्हें सी के बेटे को क्या पता कि अंकल जो है वो आपकी तरह निर्दयी हैं। तो आपने सी के बेटे को पैसे दिए या नहीं दिए? पढ़ो येलो कलर में क्या लिखा है। हम देना नहीं भूल गए, हमारी नियत में खोट है। तो अमाउंट इज अनपेड टू सी फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, हम निर्दयी लोग हैं, हमने दिया ही नहीं जानबूझ के। तो सी का बेटा लॉयर लेके पहुंच गया और कह रहा है सेक्शन 37 लगाओ इन पर। तो ठीक है, आ जाओ फिर वकील के पास। तो जी 6 महीने तक आपने 6 माह तक सी के बेटे को पैसा नहीं दिया, अनपेड। तो आपको स्टोरी समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो अब सी का बेटा आपसे कह रहा है भाई अब मैं इनको पकड़ता हूँ, कोर्ट में घसीटूंगा, सेक्शन 37 लगा दिया है मैंने। बाकी ब्रैकेट में लिखा है ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स फर्म अर्नड अ प्रॉफिट, यहाँ लिख देता हूँ, इन 6 महीनों में फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया 50,000 का। चलो ठीक है, तो आओ फिर लिखो मेरे साथ लिखो। तो ये तो डायग्राम ऐसी है, तो आप सॉल्यूशन लिखो एज पर सेक्शन 37। अच्छा, तो सी के बेटे के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आप ही बताओ क्या लिखवाया है, बताओ। चलो तो पहले वही निकालते हैं, आ जाओ। तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, तो निकालो कितना आएगा। या तो सी का बेटा 6% का ब्याज मांगेगा, बताओ कितना आएगा। $2700 तो गलत है, 1350। हाँ 1350। अब सी का बेटा ये थोड़ी ना कानून से ऊपर है, सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6, क्योंकि कितने महीने तक अभी अनपेड है उसका? 6 महीने। तो ये ध्यान रखना आपको। तो सी के बेटे को आप 6% इंटरेस्ट दे सकते हो 6 महीने के हिसाब से 1350। ये तो है उसके पास पहला ऑप्शन, ठीक है। लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन भी है, और या तो वो 1350 ब्याज ले ले, या फिर वो प्रॉफिट का हिस्सा निकाल ले। बिल्कुल सही, तो वो लिखते हैं ऑप्शन 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सी का बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मांग सकता है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल अलर्ट रहना। इसमें बच्चे मेजरली गलती करते हैं। बच्चा शेयर ऑफ प्रॉफिट कई बार सोचता है कि सर सीधा निकाल देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। तो ध्यान रखना, सेक्शन 37 जो चलता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से नहीं चलता। सेक्शन 37 ने अपना एक फॉर्मूला दे रखा है, ब्लॉक बना रहा हूँ, तो पढ़ लो कैसे निकलेगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब है कि कितने रुपए आपको देने हैं सी को। हाँ, ड्यू अमाउंट। तो कितना है ड्यू अमाउंट? 45,000। वेरी गुड। डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी है? अच्छा, जोड़ लिया तीनों की कैपिटल, 75 और 65, 140, 140 और 45, 185, ठीक है। इनटू प्रॉफिट्स, इनटू 50 प्रॉफिट्स, है ना। तो ये निकालो कितना आ रहा है, 12162, मतलब अप्रॉक्स। ठीक है, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं, 12162 ले लेते हैं, ठीक है। पहले समझ आया सबको? अभी आपको दूंगा सेम क्वेश्चन है। तो अब अगर सी का बेटा से पूछा जाए बताओ तुम ऑप्शन 1 लोगे कि 2, तो वो क्या चूज़ करेगा? बताओ, ऑप्शन 1 चूज़ करे या 2 चूज़ करे? 2। तो ये लिख लेना, सीज एग्जीक्यूटर विल चूज ऑप्शन 2। हाँ, 1 भी कर सकता है अगर उसका दिमाग खराब है तो। लेकिन आपकी तरह अगर कोई रैशनल है, आप सामने वाले आदमी से अगर पैसा मांगोगे तो कितना मांगोगे? सिर्फ 1350 या 12,162? ठीक है, आपको अगर पैसे मांगने हैं तो आप कम मांगोगे या ज़्यादा? ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें भी ज़्यादा आंसर आएगा वही ऑप्शन चूज़ करना है। पहले यहाँ तक ओके हो गया? चलो तो फाइनल आंसर लिखो, अमाउंट पेबल टू सीज एग्जीक्यूटर, बताओ कितना? 12162 में फिर बच्चों का 1 नंबर कट जाता है। हाँ मतलब नहीं, यही तो बारीकियाँ सिखानी है आपको।
तो अमाउंट पेबल टू सीज एग्जीक्यूटर जो फाइनल आंसर है वो है 57,162 रुपये। 45 तो लोगे ही ना, वो थोड़ी ना छोड़ दोगे अपने। तो सी का बेटा कोर्ट में जाएगा, आपके खिलाफ केस होगा, आपको ऑप्शन 2 के तहत 12,162 रुपये और देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको सी के बेटे को 57,162 रुपये देने पड़ेंगे। तो समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट में तो यही था। अब इसका एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको अपने आप सॉल्व करके जल्दी से फिर बताना है। चलो, तो एक किताब का क्वेश्चन है 37 करेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है तो आप इस पर सी का सिंबल बना सकते हो। एक ही क्वेश्चन है सेक्शन 37 का। रमेश, सुरेश, दिनेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. Dinesh died on 1st May, on which date the capitals of Ramesh, Suresh, Dinesh after all necessary adjustment stood at 80, 80 और 50. Ramesh and Suresh decided to carry on the business for 8 months, 8 महीनों तक, without settling the account of Dinesh. During the period of 8 months, ended 31 December, profits of 40,000 is earned by the firm. फर्म ने 40,000 प्रॉफिट कमा लिया। State which two options available with Dinesh executor under section 37, वो तो आपको पता ही है। Also calculate the total amount payable to Dinesh executor. ठीक, तो आपको बेसिकली सॉल्यूशन में ऑप्शन 1 से आंसर निकालना है, ऑप्शन 2 से आंसर निकालना है, और फिर दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करके टोटल फाइनल अमाउंट पेबल निकालना है। आपको मिलेंगे टोटल 3 मिनट। ठीक है, तो जल्दी से करो और फिर बताओ आंसर। चलो, तो ऑप्शन 1 पहले आपसे पूछ के कर लेते हैं सॉल्व। अगर आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट लेना है तो वो कितना आया? कितने माह का निकाला? ठीक है, तो कितना आ रहा है? 2,000। ओके, तो ऑप्शन 1 में तो आपको मिलेंगे 2,000 रुपये दिनेश के बेटे को। ऑप्शन 2 में दिनेश का बेटा कह सकता है कि मैं अंकल शेयर ऑफ प्रॉफिट लूँगा। उसका फार्मूला अमाउंट ड्यू मतलब 50,000 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल कितनी है? ठीक है, 2+50 इंटू प्रॉफिट्स। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है? 8,000। तो दिनेश का बेटा कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगा? ऑप्शन 2 पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेबल क्या आंसर आ गया? 58,000। सही। ठीक है, तो मुश्किल से एग्जाम में इसमें आपको 2-2.5 मिनट लगने हैं और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलो, तो क्लियर हो गया पूरा खेल? चलो ठीक है, तो बस यही करना था।